अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप तमाम अहले वतन को बिन जानिब डोनाल्ड ट्रंप मुबारक हो। 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, अब कन्फर्म हो गया कि 12 जहाज़ गिर चुके हैं। अभी तक डिटेल्स डोनाल्ड ट्रंप ने बताई नहीं थे। उसने कहा था बड़े बड़े महंगे महंगे जहाज़ गिरे हैं इंडिया और पाकिस्तान की झड़प में, लेकिन जो 12वां जहाज़ ऐड हुआ है वो लगता ही है कि ईरान और अमेरिका की झड़प का। F-15E जो आज के दिन कन्फर्म हो चुका हुआ है, जो 2 सीटर पायलट जेट है, और वो गिरा दिया गया ईरान की जानब से। ये दूसरा F-15 है जिसको ऑफिशियली कन्फर्म किया गया कि ईरान ने बराह रास्त गिराया है। इसके अलावा एक F-35 है जो पिछले दिनों ईरान ने क्लेम किया था, ईरानियन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने और उनके जो लोग उनकी तर्जमानी करते हैं मीडिया के अंदर, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ था। अलबत्ता एक अनरिलेटेड पीस ऑफ न्यूज़ के अंदर 2 दिन पहले नेवाडा के अंदर एक F-35 मेल फंक्शन करके क्रैश कर गया। ये अक्सर आपको पता है हिंदुस्तान के एयर शोज़ और हिंदुस्तान की रेगुलर एरियल एक्सरसाइजेस के अंदर भी उनके जहाज़ क्रैश करके ऐसे ही गिर जाते होते हैं। ये वो गिरते होते हैं जो पिछली कैजुअलिटीज़ को उन्होंने कवर अप करना होता है। इस तरह के कई पायलट्स आज तक हिंदुस्तान के सामने नहीं आए मई की झड़प के बाद। अभी तक जो क्लेम हुआ है कि ईरानियन न्यूज़ के ऊपर बाउंटी निकाली गई है, यानी कि वो उन्होंने पेमेंट निकाली हुई है कि इनको ढूंढ के खुजिस्तान के एरिया में लगता है कि ये इजेक्ट किए हैं, इनको बरामद किया जाए और इनको प्रोवाइड किया जाए, स्टेट को IRGC को हैंड ओवर कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया कि एक हमारी कस्टडी के अंदर है। एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन अमेरिका की जानिब से अंडरवे है, और उसके अंदर भी मजीद डेवलपमेंट ये है कि जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आमतौर पे आते हैं साथ, उनमें से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी ईरान क्लेम कर रहा है हमने डाउन कर दिया है। आने वाले मेरा ख्याल है 24 घंटे के अंदर सारी तफासिल सामने आ जाएंगी। लेकिन जो भी अभिनंदन इनके हाथ लगा है ईरान के, फ़र्क ये है कि ईरान उसको वापस नहीं करेगा। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की वो कंट्रोल डेमोलिशन वाली हमारी बॉर्डर की झड़पें नहीं है। ये ईरान की जानिब से एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। उन्होंने उस थ्रेट को परसीव किया है टू बी बॉम्ब बैक टू द स्टोन एज, और उन्होंने उसको इंटरनलाइज किया, और ये 40 एक साल से वो इंटरनलाइज कर रहे हैं। अगर उनके हत्थे ये अमेरिकन पायलट्स चढ़ जाएंगे तो ईरान फिर भी ये ऑफ रैंप नहीं लेगा, और ना अमेरिका लेगा। क्यों ये जंग ख़त्म नहीं होगी? अमेरिका ऑफ रैंप नहीं लेगा, ईरान ऑफ रैंप नहीं लेगा। ईरान की बात पे बाद में आते हैं, बट अमेरिका की अगर बात सुने आप, तो पीट हेग्सेथ साहब ने क्या क्या किया है। पीट हेग्सेथ साहब जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस स्लैश सेक्रेटरी ऑफ वॉर, AKA किराए के सलीबी जंगजू, और एर्तुगरुल सीज़न 9 के मेरा ख्याल है बी विलन जो छोटी वाली आर्क में आते होते हैं, वो जनाब टिकी पैक क्रूसेडर साहब ने 3 अपने फ़ौज के बड़े अफसरान को फायर किए। एक पेंटागन के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज, जनरल डेविड हॉडनी, और एक साथ ही साथ उन्होंने मेजर जनरल विलियम ग्रीन्स को, जो कि उनके ट्रेनिंग कमांड को हेल्ड करते हैं, और जो उनके चैपलिन, आर्मी चैपलिन कोर का हेड है। चैपलिन वो होता है जो उनकी ये मजहबी नशोनुमा को देखते हैं फ़ौज की, और वो वहाँ से आप समझें कि इखलाकी राय साजी होती है फ़ौज के अंदर कि कैसा ऑपरेशन कैसे करना है। एक ट्रेनिंग और ऑपरेशंस को देखते हैं, और एक ऑल टुगेदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इन 3 लोगों को फायर कर दिया है। इसकी सिर्फ 2 वजूहत हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने सिफिलिटिक यानी अपने सिफिलिस वाले दिमाग के साथ जो कम्प्लीटली इरेटिक और स्किज़ोफ्रेनिक बातें कर रहा है, जो ह्यूब्रस जिसका वो शिकार है कि वो मान ही नहीं पा रहा कि हम शिकस्त खुर्द हैं लेकिन जंग जारी रहेगी, और उसकी तर्जमानी करते हुए ये डॉक्टर स्ट्रेंज लव, जिनको मैं लाड से कहता हूँ, पीटर हेग्सेथ साहब जो हैं, ये 2 ही ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। एक ग्राउंड इन्वेजन और एक टैक्टिकल न्यूक। मेरी आज जाना राय है कि टैक्टिकल न्यूक्स को वो नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की तरफ से पोस्चरिंग मौजूद है हिस्टोरिकली कि उनकी प्रोटोकॉल्स ट्रिगर हो जाएंगी न्यूक्लियर डेटरेंस की। तो मेरे ख्याल में अमेरिका इतना फूल हार्डी नहीं है। इनके जर्नैल को मना कर रहे होंगे, लेकिन वो 3 फायर हो गए जो मना कर रहे होंगे क्लियरली। मेरे ख्याल में जिस चीज़ से वो एक्चुअली मना कर रहे होंगे वो है ग्राउंड इन्वेजन। और टिट फॉर टैट पॉलिसी के तहत जब अमेरिका लैंड करेगा इन पोर्ट्स एरियाज़ के ऊपर, और पोटेंशियली जो छोटे छोटे टापू और जजीरे हैं जैसे कि खर्ग आइलैंड है, तो ईरान क्या करेगा उसके बदले में? जो उसकी उनके लिए डेटरेंस होगी वो तो है ही है कि वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल मारेगा, सुइसाइड ड्रोन्स, कामिकाज़ी ड्रोन्स मारेगा उनके ऊपर, अपनी ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज करेगा, उनकी एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल्स जो शिप्स हैं उनको अटैक करेगा। 2 बड़ी एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल्स हैं, जैसे ही वो साहिल के करीब आएंगी तो ईरान का पूरा उनके ऊपर फोकस होगा। दूसरी ईरान क्या चीज़ करेगा कि ईरान जो है खलीजी पट्टी के अंदर अपनी फ़ौज उतार देगा। ये बात सुन के आपको हैरानी ही होगी कि ईरान भी ये कर सकता है। क्या हम मुस्लिम मुल्क दूसरे ममालिक के अंदर अपनी फ़ौज उतार सकते हैं? जी बिल्कुल मुमकिनात में से है, और ईरान की कंटिजेंसी पॉलिसी का हिस्सा है। जैसे कि दुनिया के अंदर खर्ग आइलैंड की तारीखी यही हैसियत रही है कि इसको लेवरेज किया गया, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, उससे पहले बरतानवी ताज ने खर्ग आइलैंड को कब्ज़ा करके इसको
अफ़गानिस्तान की कुछ टेरिटरीज़ के बदले लेवरेज किया था ईरानियों के ख़िलाफ़, जब ईरानी ताज वहाँ तक फैल चुका हुआ था। उसी तरह ईरान जो है वो अपनी ऑक्यूपेशन को लेवरेज करेगा इस बात के ख़िलाफ़ कि वो ख़लीज के अंदर आके अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑयल एंड एनर्जी का और सिविल यूज़ की चीज़ें हैं वो उस पे कब्ज़ा कर लेगा, और मेरे ख़्याल में हदफ़ इसका स्पेसिफ़िकली बहरीन, कुवैत और शायद यूएई होंगे। तो अब ये मुल्क तो बचने नहीं वाले, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अमेरिका अब एस्केलेट करेगा। अलबत्ता उसको जो कैजुअलिटीज़ हैं अभी छुपानी है, और जब वो एंटर करेगा तब वो रिवील करना शुरू करेगा। क्यों वो छुपा रहा है? ये इंटरसेप्ट ने रिपोर्टिंग की है कि पेंटागन जो है वो ट्रू नंबर अमेरिकन कैजुअलिटीज़ के छुपा रहा है। ज़ाहिर बात है, अब आपने वीडियोज़ देख ली हैं, मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर बराह रास्त मिसाइलें लग रही हैं बेसों के अंदर। लोग अपने प्राइवेट वो नाइट गाउनों के अंदर, निकरों के अंदर, टी शर्टों के अंदर आम हालत में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर उन्होंने वो अपनी वो हिफाजती जैकेटें और वो जर्सियाँ पहन ली हुई हैं। तो ये वाज़ेह है कि सिर्फ 13 लोग और 300 ज़ख्मी नहीं हो सकते, 13 कत्ल और 300 ज़ख्मी नहीं हो सकते। ये पेंटागन का ऑफिशियल स्टेटस है। लेकिन इंटरसेप्ट जो कहता है वो डेथ टोल कम अज़ कम 15 है, यानी ज़ख्मी जो कत्ल हो चुके हैं, और टोटल कैजुअलिटीज़ जिसमें ज़ख्मी और कत्ल हुए हुए लोग शामिल होते हैं वो 750 है, यानी डबल से ज़्यादा है जो कि वो इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और वाज़ेह हो जाए कि जो लोग ज़ख्मी हैं ये ऐसे ज़ख्मी नहीं है कि बाजू मुड़ गया या एंकल में स्प्रेन आ गई, ये वो लोग हैं जो बिस्तरे मर्ग के ऊपर हैं, यानी बहुत से इनमें से चांस है कि ये हलाक हो जाएं इस चंद दिनों के अंदर। तो ये अभी क्यों ये फिगर्स छुपा रहा है? बिकॉज अभी वो वायबिलिटी शो करना चाह रहा है कि मेरी एरियल कैंपेन बिल्कुल सेफ रही है और मुझे ब्लो बैक नहीं मिला, अपनी आवाम को, अपनी वोटर बेस को कॉन्फिडेंस नहीं लूज करवाएगा। लेकिन जब वो अपनाए और उसमें दाखिल होता है ताना खास्ता, वो अगर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करता है, वहाँ जो हलाकतें होंगी, जितने अमेरिकन फौजी कत्ल होंगे, वो हलाकतें जो हैं वो अमेरिकन वोटर के सेंटिमेंट को सख्त करेंगी, पक्का करेंगी। वो कैसे पक्का करेंगी कि जो 30 से 40%, अभी तक 36% का एक फिगर सामने आ रहा है कि वोटर जो है, जो बड़ी उम्र के वोटर ख़ास तौर पे, वो हक में हैं इस अमेरिका की लड़ाई के और ईरान के ख़िलाफ़। वो इसराइल की हमायत करते हैं, अमेरिका की इस जंग की हमायत करते हैं। वो वोटर पक्के हो जाते हैं, उनके दिल सख्त हो जाते हैं कि इन नौजवानों के लिए, हमारे से पहले 48-72 घंटे में 300-400 जवान कत्ल हो जाते हैं उनके अमेरिका के। कि इन नौजवानों ने सबसे बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दे दी है, बलिदान दे दिया इन्होंने अपने वतन के लिए, तो अपने वतन की मिट्टी की खातिर। तो अब हमने जनाब इनके लिए अब लड़ाई को जारी रखना है। तो मैं वापस लेता हूँ, 6 से 8 हफ्ते नहीं, ये जंग साल 2 साल कहीं नहीं जा रही, और ये परमानेंटली रीजन के नक्शे भी बदलने लगी है। ईरान इसके अंदर से सर्वाइव करे, वो डिपेंड करता है उसकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी के ऊपर। लेकिन जब वो सर्वाइव कर जाए, और वो कर जाएगा इंशाल्लाह, तो वो रीजनल डोमिनेंस अचीव कर चुका होगा और पोटेंशियली एक न्यूक्लियर ईरान बन चुका होगा। ये कोई डिलूजन नहीं है, ये ईरान की 40 साल की तैयारी है, ये जोग्राफिए की, पॉपुलेशन डेंसिटी की, ये कुछ हकायक हैं जो सामने आ चुके हैं। अरब इनके सामने अब खड़े होने नहीं लायक रहे। बाकी ये है कि अगर अमेरिका वाक़तन उस पॉलिसी को फॉलो थ्रू करता है कि वो स्टोन एज तक वो तमाम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देता है, वो कुर्दों को दाखिल कर देता है, अपनी फ़ौज को लाके स्टेशन कर देता है, अपने हज़ारों जवान मरवा देता है, तो फिर इराक भी खड़ा नहीं हो पाया था, ईरान के भी टुकड़े हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, माज़अल्लाह। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर अमेरिका विल नो लॉन्गर बी अ ग्लोबल एम्पायर, वो इंतहाई डिमिनिश हो जाएगा। आप जिस तरह इराक और अफगानिस्तान की जंगों से इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना ये इराक है, ना ये अफगानिस्तान है। और दूसरा, फिर इस खत्ते के अंदर अरब भी नहीं बचेंगे और ईरान भी नहीं बचेगा, और सवाल ये बनता है कि तुर्की पाकिस्तान क्या करेंगे तब? आपको लगता है कि इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तुर्की के ख़िलाफ़ ग्रीस और माल्टा, साइप्रस का जो मामला है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीर का और ख़ुसूसन हिंदुस्तान वाला जो मामला है, इसको ट्रिगर नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। अब जिस तरह आपको पेट्रोल वगैरह में चुभन हो रही है ना, तो मिडल ईस्ट की वॉर जो है वो आप तक पहुंच गई। यहाँ पे मैं ट्वीट दिखाना चाहूँगा, ये फिरोज साहब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं, और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें, बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी, एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। अक्सर बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते होते हैं, ये भी मान रहे हैं कि अब वो मिडल ईस्ट की जंग हमारे तक पहुंच गई है, जिसको 3 साल 2.5 साल जेनोसाइड के अंदर और 20-25 साल वॉर ऑन टेरर के अंदर हम सब अपने सिर जो है इज्तिमाई, अपने शुतुरमुर्गों के सिर जो है वो ज़मीन में दसा के बैठे हुए थे कि बिल्ली जो नहीं है वो चली गई है, बिल्ली कोई नहीं यहाँ पे आएगी, इस तरफ नहीं आएगी बिल्ली। बिल्ली आ गई है, सिर के ऊपर खड़ी हुई, और क्वेटा में जाके आप पूछ लें कि जो हमारे करीब वाले मकरान कोस्ट पे जो फटने वाले बम हैं साहिल के ऊपर, ईरान के ऊपर जो इजरायली और अमरीकी जारियत है,
वो बमबारी जो है वो क्वेटा तक उसकी आवाज़ आती है, और आपके जब बॉर्डर के करीब इस तरह की बमबारी होती है तो इशारा आपको भी किया जा रहा होता है। तो यूएई, सऊदी कोई बैद नहीं आने वाले 24-48 घंटे में हमारे से हमारा कर्ज वापस मांग ले। ये भी बात याद कीजिएगा। यूएई तो यकीनी तौर पर इस तरह की कोई भोंडी हरकत करेगा, सऊदी का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वी हैव फेल्ड टू फुलफिल दी अग्रीमेंट जो हमारी है। क्लियरली वो हम उसको ट्रिगर नहीं होने दे रहे, जो भी कोई क्लॉजेज हैं उसके, उस डिफेंस म्यूचुअल पैक्ट के, और हम इसको डिले कर रहे हैं। हम नहीं इंटरेस्टेड ईरान के साथ एंगेजमेंट करने में। लाख जो है बददुआओं के पीटीआई के डायस्पोरा के बावजूद हम नहीं ईरान से लड़ाई में कोई इंटरेस्ट रखते। और जो हमारे बॉर्डर के करीब बमबारी की जा रही है, मेरे ख्याल में जो हमारी जॉइंट कोऑपरेशन बॉर्डर पे चल रही थी ना, नॉन गवर्नमेंट फोर्सेस की, जो वहाँ कुछ मिलिशियाज और यहाँ कुछ मिलिशियाज और कुछ सरकार वहाँ और कुछ यहाँ सरकार जो कोऑपरेशन कर रही थी, और यकीनन जो चाइनीज़ इक्विपमेंट मूव हो रही है ईरान के अंदर, वो पता नहीं कहाँ से जा रही है। तो ये वार्निंग हमें भी मिल चुकी हुई है, और हमें इस बात से कॉग्निजेंट होना चाहिए कि इससे अब स्केप नहीं है इस लड़ाई से। चाहे आप मगरबी दानिश्वरों को देख लें, या चाहे अब आखिरकार आप मशरकी दानिश्वरों को देख लें जिनको अकल आ ही गई है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की डिलूजन्स की बात हो, उसकी अजीब व गरीब सी जो उसने ये सुसाइडल किस्म की, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव किस्म की ग्लोबल वॉर छेड़ दी है, उसकी मेगलोमेनिया की बात हो, तो फिर हमारे पीछे कैसे रह जाएं। मोहसिन नकवी साहब, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इस्लामाबाद विल बी फ्री, एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द जनरल पब्लिक फॉर द नेक्स्ट 30 days स्टार्टिंग टुमारो। कल से 30 दिन के लिए लगातार तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है फ्री होगी जनरल पब्लिक के लिए इस्लामाबाद की। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर शैल बेयर द एक्सपेंस ऑफ 350 million rupees फॉर दिस पब्लिक रिलीफ एफर्ट। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इफ़ पेट्रोल इज़ नॉट अवेलेबल, लेट देम ईट केक। ये मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये पेशकश है, और आखिर उन्होंने साइन ऑफ किया। हर दिल अजीज़, ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तानी मैनेजमेंट के नोबल प्राइज़ होपफुल लॉरिएट तो भी नहीं बने, डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में, कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब ये क्या है, चाहे ये 300-350 मिलियन रुपीज़ की सो कॉल्ड 30 दिन की सब्सिडी हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस्लामाबाद में, ऑल्दो इस्लामाबाद में क्या ही को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, कितनी को पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितनी ही कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है, किन लोगों के लिए ये बसें वैगनें चल रही हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ लाहौर और कराची में जहाँ काम धंधा होता है, पेशावर में, वहाँ नहीं इन्होंने किया। ये सेंटर की जानिब स्पेशल इस्लामाबाद के लिए नवाजिश है। और इसी तरह उज़मा बुखारी साहिबा की वीडियो है, मेरे फेवरेट व्लॉगर। लोग कहते हैं मुझे डकी भाई पसंद है, रजब भट्ट पसंद है, लोग कहते हैं इरफान जो गोट है, कोई कहता है ताबिश हाशमी की कॉमेडी बेस्ट है, और बहुत से व्लॉगर मैंने देखे हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो पेशकश है, नून लीग की सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में इंटेलेक्चुअल, मेरे ख्याल में टोटल पैकेजिंग में प्रोड्यूस निकला है, वो अज़मा बुखारी साहिबा के व्लॉग हैं। उनके वालिद की मेहनत रेमंड डेविस के केस में काफ़ी नहीं थी। अज़मा बुखारी साहब ने भी कहा कि ये ख़ानदान, ये लेगेसी, इट हैज़ टू कीप ऑन गिविंग टू द पाकिस्तानी पीपल, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। हम सल्यूट करते हैं इस एफर्ट को। अज़मा बुखारी साहिबा जो है एस्टीम्ड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्होंने अपने व्लॉग में, क्योंकि रोज़ाना व्लॉग करती हैं मेरी तरह और आपकी तरह वो, उन्होंने फरमाया बिटर, कड़वा सच, कि हमने अवाम को रिलीफ दी। हमने कहा बच्चों के स्कूल बंद। वैसे ये उन माँ बाप से पूछें कि बच्चे जब घर बैठते हैं तो वो कितनी को रिलीफ होती है, लेकिन बहरहाल बच्चों के स्कूल बंद। आप बच्चों को घर में पढ़ाएं, वर्क फ्रॉम होम करें। आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप जूम पे जाके ना आप उनसे कहें भट्टे वालों से कि ऐसे ऐसे उसको जूम पे, और आपका जो सरकारी स्कूल है टाट का, यकीनन उसके अंदर स्मार्ट बोर्ड तो लगा ही होगा, तो स्मार्ट बोर्ड के जरिए आपके बच्चे जूम पे टीचर के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे बराह रास्त। तो हमने आपको ये मोहलत दी, हमने ये नवाजिश की, बहुत मेहरबानी। ऐसी नवाजिश कि जो मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद में जब की ना, वैसे वो भी कुछ भी नहीं है इसके सामने। और आप लोगों ने क्या किया, गौर करने के बजाय, फिक्र करने के बजाय, आप लोगों ने बच्चे बोरिया पैक किया, बिस्तर बांधा, गाड़ियों में भरा, पेट्रोल डाला खुल के, फराटे भरते हुए पूरी 90 की, नहीं 80 हो गई है, पूरी 80 की स्पीड पे आपने माशाल्लाह मोटरवे की न्यू रेगुलेटरी गाइडलाइंस के मुताबिक, क्योंकि छोटे गेयरों के अंदर पेट्रोल कम इस्तेमाल होता है, बाबू लॉजिक आपकी ऑटोमेटिक है, उसमें गियर्स नहीं होते, मेरी इलेक्ट्रिक है, उसके अंदर बिजली नहीं होती, बिकॉज बिजली नहीं आउट। माई हेट देम, सॉरी। आपको कोई आइडिया है सिचुएशन का? फिलीपीन में लॉकडाउन हुआ पेट्रोल शॉर्टेजेस का, और टूरिस्ट कंट्री जैसे थाईलैंड के अंदर बिजली काट दी उन्होंने, पूरी दुनिया एक वो परेशानी की हालत में, और आप
आप नॉर्थ के तफरी मकामात में बर्फ़ में खेलने चले गए हैं, इंजॉय करने चले गए हैं। शर्म आनी। तो अज़मा बुखारी साहिबा ने जो है वो बड़ी सख्ती से स्टर्न वार्निंग दी है, फिंगर वैगिंग किया है, और उन्होंने कहा कि जो केक ऑन ऑफर है हमारी सरकार की जानिब से, हमारी जो 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 प्रिंसेस या क्वीन ट्रीटमेंट अवेलेबल है, केक तब तक नहीं मिलेगा जब तक पेट्रोल को आप छोड़ेंगे नहीं। तो अभी पिछले दिनों किसी और साहब ने भी कहा कि चलना सुनना था, भाई कौन कह रहा था? तो हाँ, ये असदुल्ला हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चल के दफ्तरों की तरफ अगर आप नहीं जाएंगे, और अगर आपके पास वो गुंजाइश है कि आप अपने भट्टे को या अपनी खेत खलिहान के अंदर या अपनी फैक्ट्री के अंदर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, अगर आप जूम के ज़रिए या गूगल मीट्स के ज़रिए ये काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। आपको पता है कि हमारी पंजाब ने पहली रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है जो एआई को माशाल्लाह से जनरेट करेगी और रेगुलेट करेगी। तो इतनी एडवांस कौम के लिए तो मुश्किल नहीं है, बड़े दयालु लोग हैं, बड़े तेजस्वी लोग हैं हमारे। तो ये फिंगर वैगिंग, ये मज़े लेना हमारे, ये अब मज़े क्रिटिकल मैच तक आ रहे हैं। पूरी कौम को पता है कि ना पेट्रोल लेवी से कोई ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, ना ईरान गैस पाइपलाइन बननी है, ना हमने अफ़गानिस्तान से सूरत पंजा करना है और सेंट्रल एशिया से तेल मंगवाना है, ना रूस से करना है, ना हमने अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज देखनी है। सोलर पॉलिसी आई थी फ्री मुफ्त बिजली की, वो भी आप लोगों ने आके वो कर दी, बर्बाद कर दी। तो देर इज़ नो एस्केप पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज द काइंड ऑफ पॉलिसीज जो हमारी सरकार, कलेक्टिव सरकारों ने बनाई हैं। मसला ये है कि दे आर कन्विंस्ड बिकॉज कोई फौजी क्लब में, कोई सिविल सर्विसेज वाले क्लब में, और माशाल्लाह प्राइवेट जो हमारी पैडल क्लास है, मैं उसको पैडल क्लास कहते हैं, जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, वो प्राइवेट क्लबों में जाके वहाँ तो स्कंजीवी सब्सिडाइज 250 रुपये की और पकौड़े खा आते हैं। वो बाहर नहीं मिल रही ब्रदर। 24 करोड़ वहाँ में एक तरफ है, और 1 करोड़ लोग ये वो हैं जो इन बड़े शहरों के अंदर वो सारा कुछ वो सिस्टम देख रहे हैं, और ये रिकमेंडेड पॉलिसीज अजीब गरीब सी दी जा रहे हैं। पहले 100 की स्पीड उन्होंने की, फिर 90 कर दी, और अब 80 कह रहे हैं कि वो मोटरवे पे चलेगी गाड़ियाँ किस मंतक के तहत। ऑस्टेरिटी मेजर्स 48 घंटों के लिए आप लोगों ने कहा था आप खुद करेंगे, जो कि वो भी नेग्लिजिबल इफेक्ट लेके आते हैं बाय द वे, वो भी इम्पैक्ट नहीं करते। तो वो सारा, अगर एफबीआर ने टैक्स जनरेट नहीं करना और टैक्सेबल क्लास का ब्रैकेट नहीं बढ़ाना और आप लोगों से टैक्स नहीं लेना, तो एफबीआर के महकमे को बंद करें। हम तो सादे गुलाम हैं, हम तो वैसे ही जा जाके भर्ती करा के अपना टैक्स जमा करा देंगे। और सारे का सारा टैक्स जो, क्योंकि आप लोगों ने ना इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को ट्रूली शो करना है, स्मगलिंग की सारी जो हमारी इंडस्ट्री, हमारी हमारी हमारे बड़ों की, हमारी लीड की, वो भी नहीं दिखानी है आपने। ना आपने दिखाना है कि एक्चुअल फ्यूल कितना एंट्री करता है हमारी मार्केट के अंदर, कितना कंज्यूम होता है एक्चुअली। तो आपने अगर हमें ही बराह रास्त टैक्स करना है तो बता दें आप, बल्कि हमारे एम्प्लॉयर से कह दें कि तनख्वाह हमारे अकाउंटों में ना जमा होया करे, पहले उधर जमा होया करे, और बिस्प के ज़रिए हमें वो क्वार्टर में आप 13 से 19 हज़ार रुपये दे दिया करें हर फैमिली के हिसाब से। उसके रेट बढ़ा दें। यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, गुलाम कौमों के लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ था, कि जहाँ पे तमाम आबादी को जॉब हो या ना हो, उनको 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये जो हैं वो माहवार हैंड आउट की शक्ल में बांट दिए जाएँ। और हमारी जो मजदूरी होती है, क्योंकि वो स्टेट ऑन करती है, आपको पता है यहाँ इस्लामिक सोशलिज्म है, हमारी लेबर और हमारे जिस्म और हमारी जान सारी रूहों तक हमारी वो हार्ड स्टेट के पास हैं। तो मजदूरी जो निकलती है हमारी, उसकी वो हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो हमारे प्राइवेट बिजनेस बेनिफैक्टर्स हैं आपके, वो आपके पास जमा करा दिया करें, और आप हमें, बल्कि वो स्टाइपेंड भी ना दिया करें कैश में, आप हमें फूड स्टैम्प्स दिया करें। उस पर स्पेसिफिक राशन कार्ड हो कि ये डिजिटल डेटा के लिए हैं, नेट शेट और मोबाइल शोबाइल के लिए, ये बिजली के बिल के कार्ड हैं, और ये जो हैं वो खाने पीने के कार्ड हैं। और उसके अंदर भी गुंजाइश सिर्फ ये हो कि वही प्रोडक्ट्स खाने चाहिए हमें जो हम गल्फ़ को नहीं भेज रहे। ये अब सोचें, जो गल्फ़ हमारे से कर्ज मांगने वाला है वापस, शायद वो कल को हो भी ना खलीजी पट्टियाँ जहाँ आप सबने पैसे छुपाए हुए हैं अपने प्लाजों के अंदर, उधर हम कहत साली की हालत से पहले पहले आने वाली आलमी, अब ये ऑस्टेरिटी कह रहे हैं पेट्रोल ना इस्तेमाल करो, लेकिन गंदम जो है ना, और गोश्त और अपना सारा डेयरी और चावल जो है और चीनी, वो गल्फ़ में भेज दो, वो खलीज को दे दो, कुवैत, बहरीन, कतर को और यूएई को। हमेशा की तरह सुनने का बहुत शुक्रिया। सॉरी सॉरी, मैं क्लिप ख़त्म करने लगा था, बट आप सबको मुबारक हो। मरीम नवाज साहबा ने भी ऐलान कर दिया कि पंजाब पूरे के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अगले 30 दिन फ्री होगा। और अगर इस्लामाबाद में 350 मिलियन है, तो वहाँ पे भी पंजाब में भी कोई बहुत बड़ी रकम बन गई होगी। तो हमेशा की तरह कान को ऐसे पकड़ने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।